बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स 2025 पैक्टा की, जो आपकी न्यू बुक है जी। चैप्टर नंबर 2 बेटा हम डिस्कस कर रहे थे, और चैप्टर नंबर 2 का आज का हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। बेटा आज हम फोर्स एंड मोशन के तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मार्क कर लें, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम में आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका एक थ्योरी का पार्ट होता है, एक न्यूमेरिकल का पार्ट होता है। तो अगर इस चैप्टर से बेटा न्यूमेरिकल आता है तो कौन सा न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, कौन सा न्यूमेरिकल आपने कैसे सॉल्व करना है, वो सारा मैं आज आपको इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैंने सारा का सारा सलूशन बना लिया है, मैं आपके साथ ये फ़ाइल भी शेयर कर दूंगा। आपने तवज्जो से इसको सुनना है, समझना है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल है 2.1। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 4√3 एंड 4। बेटा क्या कहता है कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है क्रॉस प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट क्या था बेटा, ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड कहते हैं मॉड को, ठीक है। तो ए क्रॉस बी होता था ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड तो स्केलर होता है, तो अब हम साथ एन यूनिट वेक्टर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो पहले इसने क्रॉस का आया तो हम लिख लेंगे ए बी साइन थीटा, या ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो कि 4√3 है। बाद में इसने लिखा है एंड स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट कितना है 4, और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता था ए डॉट बी, तो ए डॉट बी क्या होता था जी ए बी कॉस थीटा, तो वो कितना बेटा 4, तो इसे इक्वेशन 1 कह दें, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दें, ठीक है। अब टू फाइंड न्यूमेरिकल जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आपने एग्जाम में लिखना है। गिवन डाटा टू फाइंड सोल्यूशन, ठीक है, ये बात मैं आगे रिपीट नहीं करूँगा। तो जैसे जैसे मैंने इनको लिखा है ऐसे ही ऐसे बेटा आप इसे लिखेंगे तो इंशाल्लाह पूरे नंबर मिलेंगे। अब टू फाइंड में क्या है देखें, रिस्पेक्टिवली फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो एंगल थीटा पूछा जा रहा है, ए और बी के दरमियान क्या एंगल है, तो थीटा के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सिंपल है जी, क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी, जिसको हमने लिखा ए बी साइन थीटा कितना था 4√3 इक्वेशन 1, और डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा वो 4 के बराबर था। तो मैं सिंपली इन्हें डिवाइड कर लूँगा बेटा, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब आप देखें मैंने इसे डिवाइड कर दिया, ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए बी कॉस थीटा, तो ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 4√3 डिवाइडेड बाई 4, तो 4√3 डिवाइडेड बाई 4। इधर से बेटा ए बी से ए बी कैंसिल, साइन ओवर कॉस 10 होता है, ठीक है। अच्छा, इधर से 4 से 4 कैंसिल, √3, तो आप साइन ओवर कॉस √3 लिख लें, या बेटा आप tan थीटा इज इक्वल टू √3 लिख लें। तो दोनों तरफ tan इनवर्स अप्लाई करें तो थीटा आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। ये वाला tan इनवर्स से कट जाएगा, और इधर tan इनवर्स आ जाएगा √3 के साथ, और tan इनवर्स √3 होता है बेटा 60 डिग्री पर। तो ए और बी वेक्टर के दरमियान एंगल कितना था 60 डिग्री, ठीक है। अब इस तरह का जो न्यूमेरिकल है ये नॉर्मली शॉर्ट में आ जाता है, लेकिन लॉन्ग में भी आ सकता है। फिर आपके पास जी सेकंड न्यूमेरिकल है, मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2.2 है जी, हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। बेटा एक हेलीकॉप्टर है जो ऊपर की तरफ वर्टिकली उड़ रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 19.6 मीटर पर सेकंड से। तो सबसे पहले गिवन डाटा में हम नोट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी वी आई 19.6 मीटर पर सेकंड, जो कि अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है सेंडिंग वर्टिकली, ये मैंने इसलिए लिख दिया। व्हेन इट इज़ एट अ हाइट ऑफ 156.8 मीटर अबव द ग्राउंड, कहता है जब ये ग्राउंड से 156.8 मीटर अबव चला गया है तो इस हेलीकॉप्टर से एक स्टोन, एक पत्थर फेंका जाता है नीचे की तरफ, अ स्टोन इज ड्रॉप। अब हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा था, तो रिलेटिव टू इनिशियल वेलोसिटी जो स्टोन है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था कि अगर हम इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेंगे तो उसके साथ नेगेटिव हम लगाएंगे। तो यहाँ पर स्टोन नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस की जगह आप डिस्प्लेसमेंट लिखें तो ज़्यादा मुनासिब है। ये एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ग्राउंड से लेकर जिस हाइट पर हेलीकॉप्टर पहुँचा, ठीक है। तो स्टोन कहाँ गिर रहा है, डाउनवर्ड, तो इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन है, जिस वजह से मैंने इसके साथ माइनस लगाया, तो आप लिखेंगे -156.8 मीटर डाउनवर्ड मोशन की वजह से।
अच्छा, अब हेलीकॉप्टर अपवर्ड जा रहा है तो एक्सेलरेशन अगेंस्ट द ग्रेविटी अपवर्ड है ना, तो नेगेटिव होगा। तो a इज इक्वल टू माइनस जी, तो आप लिखेंगे -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ बच्चे गलतियाँ करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेंगे डाउनवर्ड मोशन की वजह से, और एक्सेलरेशन भी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी, ये नोट कर लेंगे। कहता है हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड। कहता है कि जी पत्थर को ज़मीन पर पहुंचने तक कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लेगा जब वो ज़मीन पर गिरेगा। तो टाइम आपसे पूछा गया है सिंपली, तो वेरी सिंपल, आप क्या करेंगे यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सवाल ये पैदा होता है भाई सेकंड इक्वेशन ही क्यों। भाई देखें, अगर हम बात करें ना फर्स्ट इक्वेशन की, तो वहाँ पर बेटा फाइनल वेलोसिटी Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT, यहाँ तो है ही नहीं फाइनल वेलोसिटी, तो पहली इक्वेशन नहीं लगा सकते। अच्छा, अगर बात करें थर्ड इक्वेशन की, तो होती है 2s इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, तो फाइनल वेलोसिटी तो है ही नहीं और उसमें टाइम भी नहीं है, तो हमें तो चाहिए टाइम। एक इक्वेशन बचती है सेकंड इक्वेशन, तो वो क्या होती है बेटा, s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, s की जगह आ जाएगा जी -156.8 इज इक्वल टू VI की जगह आ जाएगा 19.6 मल्टीप्लाई बाई t प्लस 1/2, a की जगह बेटा हमारे पास आ जाएगा -9.8 और इंटू टी स्क्वायर, तो टी तो हमने कैलकुलेट करना है तो टी स्क्वायर ही रहेगा। तो -156.8 इज इक्वल टू 19.6 इंटू टी। अच्छा जी, जब हम इसको 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे -9.8 से, तो आंसर बनता है हमारे पास बेटा 4.9 टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा -4.9 टी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करने के बाद। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने मैथ्स में पढ़ी है, थोड़ा रिकॉल करें, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल x की जगह t है हमारा, तो हमने करना क्या है, हमने इन वैल्यूज़ को इधर लेकर जाना है। ये जो वैल्यू इधर लिखी हुई है ना, दोनों इसको उधर ले जाएंगे। तो रीअरेंज करके मैं लिख रहा हूँ, जब ये माइनस वाली वैल्यू इधर जाएगी तो ये बनेगा 4.9 टी स्क्वायर, और ये प्लस था तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, बन जाएगा -19.6 टी, और ये ऑलरेडी माइनस था, -156.8 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमने ना इसमें से 4.9 कॉमन ले लेना, तो जब आप 4.9 कॉमन लेंगे ना, तो अंदर रह जाएगा टी स्क्वायर -4t, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाई 4.9 यही बन जाएगा 19.6, -32, इसी तरह 32 मल्टीप्लाई बाई 4.9 156.8 बनता है। ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा, टी स्क्वायर -4t -32 इज इक्वल टू 0। तो 4.9 से जब डिवाइड करेंगे इधर, तो बेटा 0 हो जाएगा, 0 ओवर समथिंग 0 होता है, तो रह जाएगा टी स्क्वायर -4t -32 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमने इसको फैक्टराइज करना है। वह फैक्टराइज कैसे करते थे, मिड टर्म को जो है हमने ब्रेक करना होता था फैक्टर बनाने के लिए। ठीक है, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 1, इधर टी स्क्वायर के साथ 1 है, तो 32। अब आपने ऐसे दो नंबर सोचने जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो 32 बने, और जिन्हें हम प्लस माइनस करें तो -4 बने। तो 8 4 से बेटा 32 होता है, और -8 + 4 -4 के बराबर होता है। तो मैं इधर लिख लूँगा टी स्क्वायर एज इट इज़ -8t + 4t -32। तो इधर से बेटा मैं t कॉमन लूँगा, तो इधर आ जाएगा t -8। देखिए t कॉमन लिया, t -8। इधर से बेटा मैं +4 कॉमन लूँगा, तो इधर हमारे पास आ जाएगा t -8। और इधर से बेटा t + 4 और ये t -8 कॉमन ले लूँगा, तो बन जाएगा t + 4 इंटू t -8 इज इक्वल टू 0। अब एक सोल्यूशन बन रहा है t + 4 इज इक्वल टू 0, जहाँ से टाइम आ रहा है -4 सेकेंड। और एक सोल्यूशन बेटा हमारे पास बन रहा है t -8 इज इक्वल टू 0, जहाँ से टाइम आ रहा है 8 सेकेंड। अब टाइम नेगेटिव तो होता नहीं, तो मैंने लिखा टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसका मतलब जो सही आंसर है वो है 8 सेकेंड। तो स्टोन को ज़मीन पर गिरने के लिए जो टाइम लगेगा वो 8 सेकेंड होगा। ठीक है, अच्छा फिर एक और हमारे पास जी क्वेश्चन आ रहा है 2.3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब इस तरह के शॉर्ट स्टेटमेंट वाले बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं न्यूमेरिकल, और ये लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, MCQs में भी इवन आ सकता है कि जब आपके पास a + b वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो a - b वेक्टर के, तो बताएं इनके अंदर ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इनके दरमियान एंगल कितना होता है। यहाँ तो उसने लिखा है ना कि प्रूफ करें कि ये परपेंडिकुलर है, तो MCQs में पूछ सकता है ये कंडीशन देखे कि भाई जब ये बराबर है तो बताएं इनके दरमियान एंगल कितना है, तो इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखें गिवन डाटा क्या है जी, a + b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a - b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ट्रू प्रूफ हमने प्रूफ करना है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे टू फाइंड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ट्रू प्रूफ। हमने क्या ट्रू प्रूफ करना है,
ए एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर मीन थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री। हमने साबित करके दिखाना है कि इनके दरमियान थीटा कितना है 90 डिग्री। तो सोल्यूशन सिंपल है जी, हमें जो गिवन कंडीशन है, गिवन डाटा है वो है ए प्लस बी वैक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी वैक्टर। तो मैंने यही लिख लिया, ए प्लस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। अब बेटा मैं दोनों तरफ स्केयर लेने लगा हूँ, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ स्केयर ले लेते हैं, ए प्लस बी मॉड का स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी मॉड का स्केयर, ठीक है। अच्छा, अब आपने फार्मूला पढ़ा है ना कि जब स्केयर हो किसी भी चीज़ पर, जैसे एक्स स्केयर हो तो उससे हम लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो इसी तरह बेटा ए प्लस बी का स्केयर है तो मैं इसको लिख लूँगा ए प्लस बी ब्रैकेट में इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ओपन करके लिख लिया मैंने इसे। अब ए को बेटा ए से मल्टीप्लाई करें, फिर इस ए को बी से मल्टीप्लाई करें, फिर इस बी को ए से मल्टीप्लाई करें, फिर इस बी को बी से मल्टीप्लाई करें, जैसे हम सिंपल इक्वेशंस को मैथ में ओपन करते हैं। तो ए को जब ए से करेंगे तो दरमियान में डॉट था ना, तो ये बनेगा हमारे पास ए डॉट ए, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए, सही। अच्छा, फिर ए को बी से करेंगे तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। इसी तरह इधर देखें, अब ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए और माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस बी डॉट बी, सही। अब हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, ए डॉट बी किसके बराबर होता है बेटा बी डॉट ए के। तो जहाँ पर बी डॉट ए आ रहा है यहाँ पर भी ए क्या लिख लें ए डॉट बी, यहाँ पर भी क्या लिख लें ए डॉट बी। अच्छा, तो ए डॉट ए लिख लिया एज इट इज़, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, अब ये तो ए डॉट बी बन गया तो ए डॉट बी और ए डॉट बी टू ए डॉट बी, ठीक है, प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट ए एज इट इज़। इसी तरह ये माइनस बी डॉट ए बन गया ए डॉट बी, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो लिख लेंगे माइनस टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी। अब देखें तो बेटा ये ए डॉट ए इस वाले ए डॉट ए से कट गया, ये बी डॉट बी इस वाले बी डॉट बी से कट गया, तो इधर रह गया हमारे पास टू ए डॉट बी, और ये जो माइनस वाला था ये इधर आकर पॉजिटिव हो गया, प्लस टू ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो 2 + 2 बेटा 4 होता है, तो बन जाएगा 4 ए डॉट बी वैक्टर, सही, इज इक्वल टू 0। अब 4 से डिवाइड करेंगे हम तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और दो वेक्टर का बेटा डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब उनके दरमियान कॉस कितना हो 90 डिग्री। तो यही बात हम लिखेंगे, देखें ए डॉट बी क्या था, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ए बी को इधर डिवाइड कर दे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0 डिग्री, और कॉस 0 कब होता है 90 डिग्री पे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स डैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। तो बेटा ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है जी, आपस में परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर, ठीक है। फिर है जी हमारे पास न्यूमेरिकल 2.4, थोड़ा ट्रिकी है और लॉन्ग में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, इसे समझना है और करना है। अगर यही आपके एग्ज़ाम में आ गया तो आप क्या करेंगे। तो 2.4 है जी, अ बॉडी ऑफ मैस कैपिटल एम, एक बॉडी है जी उसका मैस कैपिटल एम में एट रेस्ट पर पड़ी हुई है, मीन्स कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सप्लोड इनटू 3 पीसेस। सपोज करें जी यहाँ पर वो बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एक छोटा सा आपके पास फिशन फ्रैगमेंट है, कोई बम है, ठीक है। अब जब वो फटता है तो एक पीस उसका एक्स एक्सिस की तरफ जाता है, एक इधर वाई एक्सिस की तरफ जाता है, ठीक है, और एक उसका जो है जी फॉर एग्जांपल वो जी एक्सिस की तरफ जाता है, सही। अच्छा, अब आपसे क्या कहता है वो कि बॉडी का मैस m था, रेस्ट में थी, 3 पीसेस में एक्सप्लोड हुई। कहता है 2 ऑफ विच ऑफ मैस m/4 ईच आर थ्रोन ऑफ इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कहता है कि 2 मैसेस बता दिए उसने m/4, एक ये भी m/4, एक ये भी m/4। तो देख रहे हैं परपेंडिकुलर है, एक x एक्सिस पे गया मान लें, एक y एक्सिस पे गया, तो एक्स वाई प्लेन में एंगल कितना होता है x और y के दरमियान 90 डिग्री। अच्छा जी, फिर लिखता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड एंड 4 मीटर पर सेकंड। कहता है एक m/4 वाला जो आपके पास मैस है m/4, उसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, और एक बेटा जो आपके पास मैस है उसकी वेलोसिटी कितनी है जी हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड। एक m/4 की 3 मीटर पर सेकंड, एक m/4 की हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये सारे गिवन डाटा मैं बताता हूँ कैसे लिखना है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस, ये जो तीसरा पीस है ना बेटा, इसकी वेलोसिटी निकालने, जिसे मैंने v3 के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, विद विच इट विल बी फ्लोन अवे। अच्छा, इसका मैस भी हमें नहीं बताया गया, लेकिन मैंने यहाँ लिखा हुआ है m/2। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया मैं आपको ये भी बताता हूँ। सबसे पहले तो चलते हैं गिवन डाटा की तरफ।
टोटल मास कितना था जी, कैपिटल एम, इनिशियली रेस्ट पे था तो वी आई 0 मीटर पर सेकेंड। अब 3 फ्रैगमेंट्स में वो फटा, 3 हिस्सों में गया, ठीक है। तो पहले का मास m/4, दूसरे का मास m/4, ठीक है। पहले की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये तीसरे का मास कैसे आया m/2? भाई इधर देखो, टोटल मास क्या होगा, फर्स्ट मास, सेकंड मास प्लस थर्ड मास, तीनों फिशन फ्रेगमेंट का अगर हम मास सम कर लें, तीनों टुकड़ों का अगर हम मास सम कर लें तो टोटल मास आ जाएगा। तो टोटल मास था कैपिटल एम, सही, विच इज़ इक्वल टू, पहले का मास कितना था m/4, दूसरे का कितना था m/4 प्लस m3, यहाँ से हम निकालेंगे m3, तो m/4 और m/4 है, ठीक है। इन दोनों को बेटा मैं इधर लेकर जा रहा हूँ, तो m3 रह जाएगा इधर, तो m3 आएगा m, और ये भी जाके इधर माइनस m/4, ये भी इधर जाके माइनस m/4, तो माइनस m/4 माइनस m/4। अब बेटा एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा, इधर आएगा 4m माइनस m, ठीक है जी। तो 4m माइनस 2m कितना बनेगा, 2m/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो m/2। तो यहाँ से इस तरह से मैंने थर्ड मैच इसका निकाला है, जो कि मेरे पास आया कैपिटल M/2, सही। अब हमने V3 कैलकुलेट करना है, V1 भी है, V2 भी है, V3 निकालना है। तो यहाँ हमने लगानी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि टोटल मोमेंटम तो जो है वो कंजर्व्ड रहता है हमारे पास, ऐसा ही है ना। तो हमने यहाँ पर टोटल मोमेंटम का एक्सप्रेशन निकालना है और वहाँ से फिर हम V3 निकाल लेंगे, ठीक है। आसान है, घबराना नहीं है। तो 2 फाइंड क्या है जी, V3 हमने निकालना है। सबसे पहले तो देखो प्यारे बच्चे, हम मोमेंटम निकालते हैं हर अलग अलग फिशन फ्रैगमेंट का। वी नो डैट मोमेंटम क्या होता है जी, P इज़ इक्वल टू mv, ऐसे ही है। अब 2 फिशन फ्रैगमेंट आपस में परपेंडिकुलर थे, ठीक है, ये m/4 वाला और m/4 वाला, एक की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड थी, एक की 4। तीसरा मैच हमने निकाल लिया m/2 था, जिसकी हमने वेलोसिटी निकालनी। अब अगर हम देखें बेटा, इसके मैं ओपोजिट एक वेक्टर ड्रा करूँ, जो मैंने ग्रीन कलर का वेक्टर ड्रा किया, और ये जो वेक्टर है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक y वाला, इसको मैं इधर प्लॉट कर लूँ, तो यहाँ पर अगर मैं हेड टू टेल रूल लगाऊँ तो बेटा ये वेक्टर तो रिजल्टेंट वेक्टर नहीं बन रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर लेट से हम करें, ये पहला मोमेंटम है हमारे पास, ये दूसरा मोमेंटम है, तो ये तीसरा मोमेंटम है। तो जो तीसरा मोमेंटम है जिसको मैंने PR लिखा है, ये रिजल्टेंट है पहले प्लस दूसरे का, अगर मैं हेड टू टेल रूल से मोमेंटम मिला लूँ, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है ना, अगर मैं P1 और P2 पर हेड टू टेल रूल लगाऊँ तो ये रिजल्टेंट बनता है। मान ले ये P1 है, ये P2 है, तो हेड टू टेल रूल क्या था, ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, देन ज्वाइन द head of second vector with the head of resultant vector and the tail of resultant vector with the tail of first vector, यही करते थे ना हम। तो सबसे पहले मोमेंटम निकालें, फिर मैं बताता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन कैसे लगेगी। मोमेंटम क्या था जी, P इज़ इक्वल टू mv, तो पहले का फिशन फ्रैगमेंट का मोमेंटम P1 होगा, P1 इज़ इक्वल टू m1v1, तो P1 इज़ इक्वल टू m1 था जी m/4, वेलोसिटी थी 3, जो हमने गिवन डाटा में लिखी है, ये रही जी 3, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3m/4। इसी तरह बेटा सेकंड का मोमेंटम हमारे पास आएगा m2v2, तो P2 आ जाएगा इज इक्वल टू, m2 था कैपिटल M/4, v2 था 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये m आ गया सिंपली। P3 इसी तरह हम लिखेंगे, P3 इज इक्वल टू m3v3, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा जो हमारे पास v3 है, ये तो अननोन है, ऐसे ही है ना, तो P3 इज इक्वल टू m3 की जगह तो लिख लेंगे कैपिटल M/2 मल्टीप्लाई बाय v3, तो ये इसे हम ऐसे ही रहने देंगे, कैपिटल M v3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी, ये हमने लिख लिया, सही, कैपिटल M v3/2। अब लगाते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टोटल मोमेंटम जो है, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है जी। तो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियली जो आपके पास वो फिशन फ्रैगमेंट था या बम था, वो रेस्ट में पड़ा हुआ था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, जिस वजह से उसका इनिशियल मोमेंटम 0 था। तो फाइनल मोमेंटम उसका होगा P1 प्लस P2 प्लस P3, तीनों फिशन फ्रैगमेंट के सम के, तो वो कितना आना चाहिए, 0। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई कि P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 0। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, P3 इज इक्वल टू माइनस P1 माइनस P2, क्योंकि ये दोनों उधर जाके माइनस होंगे, माइनस कॉमन ले लूँ तो लिख लेंगे माइनस P1 प्लस P2।
तो P रिजल्टेंट बनेगा माइनस P1 प्लस P2। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। एक फिशन फ्रेगमेंट इधर गया था, एक इधर गया था, एक इधर गया था। अब इसके ओपोजिट जो वेक्टर बनता है वो ये ग्रीन वाला बनता है। तो ये जो PR है एक्चुअली ये आपके पास किसके बराबर आ रहा है, ये इस वेक्टर के ओपोजिट आ रहा है। तो यहाँ पर ये मैंने मॉड लगाने का मकसद ही है कि हम पॉजिटिव वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो PR क्या है जी हमारे पास माइनस P1 प्लस P2, ठीक है। P3 किसके बराबर है, P रिजल्टेंट के। अब बेटा आपने मैग्नीट्यूड का फार्मूला पढ़ा था। A वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता था, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर होल का अंडर रूट, ऐसे लिखते थे ना। तो P रिजल्टेंट वेक्टर का यानी कि मोमेंटम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पहले वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर होल का अंडर रूट। तो वही काम मैंने यहाँ किया। तो PR मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। P1 की वैल्यू अभी हमने सॉल्व की थी, क्या निकाली थी बेटा, P1 की वैल्यू 3m/4 और P2 की निकाली थी m, ये पुट करनी है। P1 की जगह 3m/4 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है जी, 9m स्क्वायर ओवर 4 का 16, तो 9m स्क्वायर ओवर 16 प्लस m स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 16 और यहाँ आ जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 16m स्क्वायर, ठीक है जी। अंडर रूट 9 प्लस 16 होता है 25, तो 25m स्क्वायर ओवर 16। अब 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो मैं इसे लिख लेता हूँ जी 5/4m, क्योंकि 5 का स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, इसी तरह m का स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, 4 का स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 5m/4। तो PR आ गया जी 5m/4। तो PR P3 था जो कि मैग्नीट्यूड के बराबर था P1 प्लस P2 के, ऐसा ही है। तो P1 प्लस P2 मेरे पास आ गया 5m/4। अभी हमने पढ़ा था कि P1 प्लस P2 बराबर है P3 के या PR रिजल्टेंट वेक्टर के। तो हमने P1 प्लस P2 सॉल्व भी कर लिया, जो कि आ रहा था हमारे पास P1 प्लस P2 m/2v3, ठीक है। कैसे भाई, ये देखें, ये है ना P3 कितना था mv3/2। ये देखें यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि P1 प्लस P2 बराबर है P3 या P रिजल्टेंट के। तो रिजल्टेंट का आंसर ये आ रहा है, तो इससे मतलब है कि P1 प्लस P2 बराबर है m/2v3 के। तो ये यहाँ पुट कर दें इस जगह पर, इस इक्वेशन में। तो P1 प्लस P2 की जगह आ जाएगा कैपिटल M/2 इंटू V3 लिख लिया, इज इक्वल टू 5 कैपिटल M/4। तो कैपिटल M से कट जाएगा और ये 2 बेटा इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो V3 बन जाएगा हमारे पास 5 × 2 डिवाइडेड बाय 4। तो 2 1 × 2, 2 2 4, तो ये बनेगा 5/2 जो कि होता है 2.5। तो जो आपके पास बेटा तीसरा फ्रैगमेंट था उसकी जो वेलोसिटी है, ये वाला जो हमारे पास तीसरा फ्रैगमेंट था, इसकी जो वेलोसिटी हमारे पास होगी वो 2.5 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है जी। ये आप नोट कर लेंगे। फिर आपके पास बेटा न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2.5 लॉन्ग में आ जाता है अक्सर। अ क्रिकेट बॉल इज हिट अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हाउ फार अवे इट हिट्स द ग्राउंड। मीन के रेंज भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तीनों चीज़ें आपने निकालनी है। तो फॉर एग्जांपल जी शाहिद अफरीदी ने छक्का लगाया, ठीक है जी। तो बॉल कितनी वेलोसिटी से गई, 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। जो उसने हॉरिजेंटल से एंगल बनाया वो कितना था, 45 डिग्री। तो ये पैराबोलिक पाथ बनी। अब एक तो आपने जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट कवर की, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक कितना उसने फासला कवर किया जो कि रेंज थी, और कितना उसे टाइम लगा जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट था। तीनों चीज़ें आपने निकालनी है। तो गिवन डाटा क्या है जी, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकंड है, थीटा 45 डिग्री है, तो थीटा बेटा हम लिख लेंगे 45 डिग्री। ए हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। 2 फाइंड क्या है जी, टी निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट निकालनी है और रेंज निकालनी है। तो सिंपल है जी, फार्मूलाज बस आपको याद होने चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है 2vi sin θ/g। हाइट होती है जी vi² sin² θ/2g, और रेंज बेटा हमारे पास होती है vi² sin 2θ/g। तीनों फार्मूलाज आपको फिंगर टिप पे याद होने चाहिए। तो बस न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, वैल्यू पुट करनी है। तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट को देखें, t इज इक्वल टू 2, vi की जगह आ गया जी 20 इंटू साइन 45 डिवाइडेड बाई g की जगह 9.8। तो 2 × 20 होता है 40 और साइन 45 होता है 0.707 डिवाइडेड बाई 9.8।
तो 40 मल्टीप्लाई बाय 0.707 बन जाएगा 28.28 डिवाइडेड बाय 9.8, आंसर आ जाएगा 2.9 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है जी 2.9 सेकेंड। अब हम देख लेते हैं यहाँ से हाइट को, तो हाइट थी वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, तो वी की जगह 20 का स्क्वायर साइन 45 का स्क्वायर ले लेंगे जी, क्योंकि थीटा 45 था, ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय जी की जगह आ जाएगा 9.8। 20 का स्क्वायर 400 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 होता है 1/√2, ठीक है, तो उसका स्क्वायर लेंगे तो वो 1/2 बनेगा 0.5 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 हो जाएगा 19.6। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 0.5 ये बेटा 200 बन जाएगा, और 200 डिवाइडेड बाय 19.6 आंसर आएगा 10.2 मीटर, यानी कि 10.2 मीटर आप हाइट नोट कर लेंगे। फिर रेंज हमारे पास है जी वी स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, तो रेंज इज इक्वल टू वी की जगह 20 का स्क्वायर साइन 2 थीटा 45 डिग्री आ जाएगा डिवाइडेड बाय 9.8 जी की जगह, तो 20 का स्क्वायर अगेन 400 मल्टीप्लाई बाय साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 45 90, तो साइन 90 ओवर 9.8, और बेटा साइन 90 पे 1 होता है, तो 400 डिवाइडेड बाय 9.8 आंसर आएगा 40.8 मीटर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2.9, हाइट आ गई 10.2 मीटर, रेंज आ गई 40.8 मीटर। ओके, फिर है जी हमारे पास न्यूमेरिकल 2.6। अब ये न्यूमेरिकल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लाजमी आता है पेपर में। इस तरह के न्यूमेरिकल जो बड़े छोटे हो, शॉर्ट स्टेटमेंट हो, ये अक्सर बेटा पेपर में MCQs में शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो ये तो आपके मुफ्त की यूँ समझे नंबर हैं, आपने सिर्फ स्टेटमेंट समझनी है, क्रैक करना है, फार्मूला लगाना है, आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो 2.6 है जी, a 20 ग्राम बॉल hits the wall of a squash court with a constant force of 15 न्यूटन। क्या कहता है जी, हमारे पास एक 20 ग्राम की बॉल है जो हिट कर रही है जिस स्क्वाश कोर्ट को, उसकी बाउंड्री को कांस्टेंट फोर्स से, जो कि बेटा 15 न्यूटन की है, ठीक है। अब आपसे कहता है इफ़ द टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज 0.50 सेकेंड, टाइम ऑफ इम्पैक्ट भी बता दिया है, फाइंड द इम्पल्स। सबसे पहले गिवन डाटा देखें, मैस गिवन है 20 ग्राम, तो आप लिख लेंगे मैस कितना है जी 20 ग्राम, और किलो में जाने के लिए इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 0.02 kg। लेकिन यहाँ मैस हमारे किसी काम का नहीं है, क्यों, अभी आपको फार्मूले से बात समझ आएगी। फोर्स कितनी थी 50 न्यूटन, तो फोर्स लिख लेंगे 50 न्यूटन, और टाइम गिवन है 0.50, तो टाइम लिख लेंगे 0.50 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, इम्पल्स कैलकुलेट करना है। इम्पल्स क्या होता था, आई से बेटा लिखते थे, प्रोडक्ट ऑफ लार्ज फोर्स ड्यूरिंग अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, आई इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी। तो बेटा मैथ्स तो यहाँ किसी काम का ही नहीं है हमारे, सिंपली एफ को टी से मल्टीप्लाई कर दें, तो फोर्स थी जी 50 मल्टीप्लाई बाय टाइम था 0.50, तो आंसर आ जाएगा 25, और इम्पल्स का यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड, तो 25 न्यूटन सेकेंड आ जाएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल शॉर्ट में आते हैं, देखें कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। फिर है जी हमारे पास क्वेश्चन न्यूमेरिकल 2.7, अ बॉल इज किक्ड बाय अ फुटबॉलर। फॉर एग्जांपल जी रोनाल्डो या मेसी में से एक प्लेयर है जिसने फुटबॉल को किक किया है, ठीक है। द एवरेज फोर्स ऑन द बॉल इज़ 240 न्यूटन, और कितनी फोर्स उन्होंने लगाई है जब उन्हें किक किया फुटबॉल को, 240 न्यूटन। तो गिवन डाटा में हम फोर्स नोट कर लेंगे 240 न्यूटन, एंड द इम्पैक्ट लास्ट फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ 0.2 सेकेंड, और टाइम ऑफ इम्पैक्ट कितना है 0.25 सेकेंड, तो टाइम नोट कर लें 0.25 सेकेंड। कैलकुलेट, पहला कैलकुलेट करना है चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी कैलकुलेट करना है। बी में कहता है स्टेट डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स विच इज़ द डायरेक्शन ऑफ फुटबॉलर किक द बॉल। आंसर भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि भाई चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो सिंपल है, सबसे पहले हम देखें पार्ट ए है, वी नो डैट इम्पल्स क्या होता है जी, इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के, आई इज इक्वल टू MVF माइनस MVI, जिसको हमने लिखा था PF माइनस PI, या बेटा उसको हम लिखते थे डेल्टा P। तो आई इज इक्वल टू डेल्टा P मीन डेल्टा चेंज है और P मोमेंटम है। तो सिंपल है भाई, इम्पल्स क्या होता है F क्रॉस T, तो F क्रॉस T इज इक्वल टू डेल्टा P, तो डेल्टा P निकालना है चेंज इन मोमेंटम को, तो सिंपली फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई कर दें। फोर्स 240 थी, टाइम 0.25 था, तो 240 मल्टीप्लाई बाय 0.25 आंसर आ जाएगा 60। तो मोमेंटम और इम्पल्स का सेम यूनिट होता है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 60 न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं और किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। और बी में आप लिख देंगे द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा पी इज सेम एज दैट ऑफ अप्लाइड फोर्स एस। इस फार्मूले से देखें ना, चेंज इन मोमेंटम जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन वही होगी जो अप्लाइड फोर्स की क्या होगी बेटा डायरेक्शन होगी।
फिर हमारे पास जी न्यूमेरिकल है 2.8, एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजेंटली एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। एक हवाई जहाज़ बेटा हॉरिजेंटल एक्स डायरेक्शन में उड़ रहा है और उसकी स्पीड कितनी है 200 मीटर पर सेकेंड, या आप उसकी वेलोसिटी कह सकते हैं 200 मीटर पर सेकेंड है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है, एट अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर की बेटा बुलंदी से, हाइट से। अब 8 किलोमीटर का मतलब क्या है, किलो होता है 1000, यानी कि 8000 मीटर। तो जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है vx वो मैं गिवन डाटा में नोट कर लूँगा 200 मीटर पर सेकेंड, और जो हाइट है h वो मैं लिखूँगा 8 किलोमीटर, और ऐसा यूनिट मीटर होता है तो मैं प्रीफिक्सेस 1000 ओपन करूँगा तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1000 बनेगा 8000 मीटर, ठीक है। टू ड्रॉप अ बम ऑन अ टारगेट, तो वो जो जहाज़ है ना भाई वो एक बम फेंकता है 8 किलोमीटर हाइट से एक टारगेट पर। फाइंड हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट एंड शुड द बम बी रिलीज्ड। हाँ जी, क्या कहता है, हमने हॉरिजेंटल डिस्टेंस बताना है। अब आप सपोज करें कि एक हवाई जहाज़ इस तरफ जा रहा है ऐसे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, जहाँ पर ये मैंने vx लिखा है, ठीक है, और जब वो बम फेंकता है तो बम इस तरह से गिरेगा। तो आपने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला बताना है कि ये कितना उसने हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया है, जिसे हम x लिखते हैं। तो टू फाइंड में x है, ठीक है। अच्छा, अब वी नो डैट, हम जानते हैं कि जी डिस्टेंस क्या होता है, s इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई टी। तो यहाँ पर तो s की जगह x है, तो x इज़ इक्वल टू vx मल्टीप्लाई बाई टी। अब मसला आ रहा है टाइम नहीं है हमारे पास, तो भाई काम आसान है, घबराना नहीं है, टाइम आ जाता है। अभी कैसे आएगा टाइम, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, s इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। अब मैंने सबके साथ सबस्क्रिप्ट में y लगा दिया, एस वाई इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मैं वर्टिकल डिस्टेंस हाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने y लगाया। तो एस वाई बेटा हमारे पास h है। अब हमने इसको हवाई जहाज़ को कोई इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं दी वर्टिकल डायरेक्शन में, ये तो एक्स एक्सिस पे जा रहा है, तो वी आई वाई 0 है, और जब बम नीचे की तरफ गिरेगा तो टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ जा रहा है तो g पॉजिटिव होगा, तो ए वाई पॉजिटिव g होगा। तो ये सारी कंडीशन इसमें पुट कर दें, तो एस वाई की जगह आ गया h, वी आई वाई 0 था, ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 ए वाई की जगह जी टी स्क्वायर, तो h आ गया 1/2 जी टी स्क्वायर। तो हमें तो t चाहिए यहाँ से, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 2h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर, जी से डिवाइड कर देंगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा 2h ओवर जी, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h ओवर जी। स्क्वायर रूट ले लें बेटा दोनों तरफ, तो t आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 2h ओवर जी। तो वैल्यूज पुट करें जी, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2, हाइट थी हमारे पास 8000 और g था 9.8। सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट 1632.65 आएगा, अंडर रूट सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 40.4 सेकेंड। टाइम आ गया, सिंपली आप इसको क्या करेंगे जी, vx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू vx मल्टीप्लाई बाय टाइम था, तो vx 200 था, टाइम आया 40.4, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 80 यानी कि 8080 मीटर। या आप इसको बेटा लिख सकते हैं, अगर मैं इसका डेसिमल यहाँ से उठा के यहाँ लिख दूँ, ठीक है, तो मैं लेफ़्ट साइड पर जा रहा हूँ, साइंटिफिक नोटेशन में जैसे हम लिखते हैं तो लेफ़्ट साइड पे पावर पॉजिटिव आती है। कितने डिजिट मूव कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 डिजिट मूव कर रहा हूँ, तो 10⁻³ वो किलो होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 8.080 किलोमीटर। ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, सही है दोनों आंसर। नेक्स्ट बेटा फिर हमारे पास क्वेश्चन है 2.9, वाई डज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन द सेम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज चेंज फ्रॉम थीटा टू थीटा प्राइम विच इज़ इक्वल टू 90 माइनस थीटा। कहता है कि एक तो ये बताएं कि जो आपके पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो सेम क्यों रहती है, चाहे हम एंगल थीटा यूज़ करें या हम एंगल 90 माइनस थीटा यूज़ करें। आल्सो शो डैट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है जी। अब वो कहता है कि ये भी साबित करें कि जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ऑफ प्रोजेक्शन द रेशियो r ओवर r प्राइम इज इक्वल टू 1, कि जो रेंज की रेशियो है वो सेम रहती है। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे एंगल होते हैं, फॉर एग्जांपल एक एंगल है 15, अब मैं एक एंगल बनाता हूँ थीटा प्राइम जो कि है 90 माइनस 15, 90 माइनस 15 होता है 75। तो अगर मैं 15 प्लस 75 का सम करूँगा तो वो 90 आएगा। एक एंगल था लेट से 30, मैं अगर करता हूँ 90 माइनस 30 तो आंसर आता है 60, तो 60 प्लस 30 कितना बनता है 90, तो दो एंगल्स का सम 90 होता है, ठीक है।
अच्छा, अब हमने करना क्या है, सबसे पहले तो हमने ना ये चेक करना है कि रेंज कितनी आती है 90 माइनस थीटा पर। तो इनिशियल एंगल कितना है जी थीटा, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है थीटा प्राइम, जो कि है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सबसे पहले तो मैं थीटा के लिए रेंज लिख लेता हूँ, रेंज फॉर एंगल थीटा। हमने फार्मूला पढ़ा है आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, ठीक है, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब बेटा मैं रेंज लिख रहा हूँ, रेंज फॉर एंगल थीटा प्राइम। थीटा प्राइम के लिए रेंज आ जाएगी मेरे पास आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा प्राइम ओवर जी। जहाँ थीटा था ना वहाँ थीटा प्राइम लिख लिया। अब थीटा प्राइम किसके बराबर है, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पुट कर दें वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा प्राइम की जगह आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा ओवर जी। अभी जो 2 है बेटा ये 90 से अलग मल्टीप्लाई होगा थीटा से अलग, तो वी आई स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 90 बनेगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा ओवर जी। अब बेटा मैथ में ना हम ये पढ़ते हैं कि साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ये कैसे है ये कभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा मैथ्स में। फ़िलहाल आप इतना याद रख लें कि साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा। जो मैथ वाले बच्चे हैं उन्हें शायद मेरी बात समझ आए। हम देखते थे कि हमारे पास इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो ये पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल बनता है 2 पाई बाय 2, ठीक है। तो जब इवन मल्टीपल हो तो साथ जो हमारे पास फंक्शन है वो चेंज नहीं होता, साइन नहीं रहेगा। फिर हम देखते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। तो 180 में से माइनस हो रहा है तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ASTC असिस्टेंट कमिश्नर रूल मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ मैथ्स में, तो वहाँ पर हम पढ़ते थे कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट ये पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 2 थीटा रिपीट हो जाता है। जो बच्चे बायो के हैं वो इस बात को इग्नोर करें, ठीक है, परेशान होने की बात नहीं है। आप बस ये याद रख लें कि साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा, तो बेटा ये भी वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी था, तो ये भी वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी आ गया। तो पता ये चला इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आर इज इक्वल टू आर प्राइम के रेंज जो है वो थीटा पर या 90 माइनस थीटा पर बराबर रहती है। तो रेशियो ऑफ रेंजेस क्या होंगी फिर 1, कैसे, आर ओवर आर प्राइम विच इज़ इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी डिवाइडेड बाय वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। दोनों सेम है, कट जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा, तो प्रूव हो गया। फिर है जी हमारे पास न्यूमेरिकल 2.10 अ ट्रॉली ऑफ मैस 1 kg। बेटा एक ट्रॉली है जिसका मैस कितना है 1 kg, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, 1 मीटर पर सेकेंड से। तो जो ट्रॉली है उसका मैस कितना था, m1 से लिख लिया 1 kg, और v1 उसकी स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। आगे कहता है कोलाइड विद अ सिमिलर ट्रॉली एट रेस्ट। अब सिमिलर ट्रॉली है तो जितना मैस पहले वाली का था इतना इसका होगा, तो m2 भी कितना होगा 1, और रेस्ट पे तो v2 0 होगा। तो m2 आ गया 1 kg और v2 आ गया 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। मैसेज लिख लिया हमने ट्रॉली 1 का, ट्रॉली 2 का मैस, और उनकी इनिशियल स्पीड्स लिख ली, ओके। अब इस न्यूमेरिकल के 2 पार्ट हैं। पहले में कहता है आफ्टर क्लियन, क्लियन के बाद द फर्स्ट ट्रॉली कम्स टू रेस्ट। कहता है कि जो पहली ट्रॉली है वो रेस्ट में आ गई, वेयर द सेकंड स्टार्ट मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैं नोट कर लेता हूँ क्या कहता है कि v1 प्राइम, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉली आफ्टर क्लियन कितनी होगी, रेस्ट में आ गई 0 मीटर पर सेकेंड, और v2 पहले वाली से मूव करने लग गई। पहले वाली कितने से मूव कर रही थी, 1 मीटर पर सेकेंड, तो अब v2 की कितनी हो गई हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा यही लिखा है 1 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन, शो डैट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलास्टिक क्लियन। कहता है साबित करेंगे इलास्टिक क्लियन की एग्जाम्पल है। तो हम सिंपली ये चेक करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर क्लियन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर क्लियन बराबर है, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो हम कहेंगे यस काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, इलास्टिक क्लियन है। सेकंड में क्या कहता है, सेकंड में कहता है आफ्टर क्लियन दे स्टिक टुगेदर, दोनों चिपक गई आपस में, इकट्ठी हो गई, एंड दे मूव अवे विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर ये कॉमन वेलोसिटी है, तो इसे मैंने गिवन डाटा में सेकंड में लिखा है vc से, कितनी है 0.5 मीटर पर सेकेंड। शो डैट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इन इलास्टिक क्लियन। कहता है साबित करेंगे किसकी, हमारे पास एग्जाम्पल है इन इलास्टिक की। तो इन इलास्टिक में हमने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी से। तो देख लें, दोबारा सुन लें एक दफ़ा, गिवन डाटा क्या था, फर्स्ट ट्रॉली का मैस 1 kg था, उसकी वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड। सेकंड जो आपके पास ट्रॉली थी वो सेम थी, तो उसका मैस भी 1 kg था, लेकिन वो रेस्ट में थी, v2 0 था।
इलास्टिक पिलियन के केस में वो कहता है कि जब वो टकराई तो जो पहले वाली थी वो रेस्ट में आ गई, तो उसकी जो v1 प्राइम फाइनल वेलोसिटी थी वो 0 हो गई और दूसरी पहले वाली से मूव करने लग गई, यानी कि v2 प्राइम 1 मीटर पर सेकंड था। सेकंड केस में कहता है इन इलास्टिक पिलियन के केस में कि वो स्टिक टुगेदर इकट्ठे मूव करने लग गई, तो यहाँ हम कंबाइन मैस का कंसेप्ट यूज़ करेंगे जिसे हम कैपिटल M लिखते हैं m1 प्लस m2, और उनकी कॉमन वेलोसिटी कितनी है 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो हमने टू प्रूफ क्या करना है, पहले केस में हमने देखना है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इलास्टिक पिलियन है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रही। दूसरे में हमने देखना है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इसका मतलब बराबर नहीं है। इन इलास्टिक पिलियन है एनर्जी लॉस्ट हो गई, पहले ज़्यादा थी बाद में कम हो गई, यही है ना कि इनिशियल ज़्यादा थी फाइनल से, इसका मतलब जो फाइनल कम हुई है उसमें लॉस हुआ है। तो पहले हम इलास्टिक पिलियन को देखते हैं। तो इलास्टिक पिलियन के लिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। तो पहले ट्रॉली की प्लस दूसरे की बिफोर पिलियन, तो 1/2 mv1² प्लस 1/2 mv2², वैल्यूज पुट कर दें। 1/2 मैस की जगह 1, v1 की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m की जगह 1 और v2 0 था 0 का स्क्वायर, तो 0 है ये फैक्टर तो पूरा 0 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1/2 0.5 होता है, तो 1/2 लिख लें 0.5 लिख लें, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई 0.5 जॉल। ठीक है, अब फाइनल भी कितनी आनी चाहिए 0.5 जॉल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जी, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर पिलियन, तो वो क्या होगी 1/2 m1 v1 प्राइम स्क्वायर, पहले v1 पुट किया था इनिशियल फर्स्ट की, अब फाइनल फर्स्ट की, प्लस इसी तरह सेकंड की भी फाइनल, तो 1/2 m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करें, गिवन डाटा में लिखी हुई है काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 1/2 m1 1 था v1 प्राइम 0 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 1 था v2 भी 1 था 1 का स्क्वायर, तो ये 0 है तो पूरा फैक्टर 0, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 1/2 0.5, तो लें जी ये भी 0.5 ये भी 0.5, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट काइनेटिक एनर्जी इज़ कंजर्व, क्योंकि इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर बराबर है। अब चेक करते हैं इन इलास्टिक पिलियन का केस। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी बिफोर पिलियन, तो ये तो सेम ही है जैसे अभी हमने अबव कैलकुलेट किया है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, पहले तो अलग अलग थी ना दोनों, 1/2 m1 v1² प्लस 1/2 m1 v2², वही सेम डेरिवेशन है, 1/2 m1 की जगह 1 v1 की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m1 की जगह 1 v2 0 था तो ये पूरा फैक्टर 0, 1 का स्क्वायर 1 ही, ये भी 1 ही रहेगा, और 1/2 0.5 जॉल। फ़र्क कहाँ आएगा इन इलास्टिक में, स्टिक टुगेदर इकट्ठी हो गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी में। तो हमने इन इलास्टिक पिलियन का जो केस था, इन इलास्टिक पिलियन का, उसमें हमने पढ़ा था कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है 1/2 कैपिटल M v²। कैपिटल M क्या था, कंबाइन मैस, जिसको हम लिखते थे m1 प्लस m2, और vc क्या थी, कॉमन वेलोसिटी। सही है, तो 1/2 कैपिटल M की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा जी, स्मॉल m1 प्लस स्मॉल m2 मैंने लिख लिया इंटू vc का स्क्वायर, वैल्यू पुट करें, 1/2 m1 की जगह 1 m2 की जगह 1 और vc था 0.5 का स्क्वायर, तो 1 + 1 2 होता है, ये नीचे वाला 2 से कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और 0.5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा जी 0.25। तो पहले हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 0.5 जॉल, फाइनल बन रही है 0.25, कौन सी बड़ी है 0.5 या 0.25? भाई 0.5 बड़ा है 0.25 से, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, फाइनल कम है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट, और ये किसका केस होगा, इन इलास्टिक पिलियन का, तो प्रूव हो गया जी। फिर बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 2.11, a railway wagon of mass 4 multiplied by 10 to the power 4 kg moving with velocity of 3 meter per second collides with another wagon of mass 2 multiplied 10 to the power 4 kg which is at rest। क्या कहता है, एक रेलवे वैगन है, उसका मैस लेट से m1 है, तो m1 आ गया 4 multiplied 10 to the power 4 kg, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है 3 मीटर पर सेकंड, तो v1 लिख लिया जी 3 मीटर पर सेकंड। कोलाइड करती है एक और वैगन से जिसका मैस कितना है m2 2 multiplied 10 to the power 4 kg, रेस्ट पर है तो v2 क्या है बेटा 0। ओके, फिर लिखता है दे स्टिक टुगेदर एंड मूव ऑफ टुगेदर
अब ये जो अभी हमने अब न्यूमेरिकल किया ना 2.10 का सेकंड केस इन इलास्टिक वाला, वैसे ही सॉल्व होगा ये। स्टिक टुगेदर का केस आ गया, इसका मतलब इन इलास्टिक प्लेन है, ठीक है। फाइंड देयर कॉमन वेलोसिटी, वीसी कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे भी वही कंबाइन मैथ का कंसेप्ट लगेगा, कैपिटल एम जो कि होता है m1 + m2। तो आसान है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं और जवाब मिल जाएगा। तो देखें सोल्यूशन क्या है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब बिफोर कोलिजन अलग अलग मैथ अलग अलग वेलोसिटीज़ हैं, तो बिफोर कोलिजन आएगा m1 v1 + m2 v2 मोमेंटम। तो देखें m1 v1 + m2 v2, बाद में स्टिक टुगेदर हो गई इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, कैपिटल M × vf। ये फार्मूला याद रखिएगा, m1 v1 + m2 v2 इज इक्वल टू कैपिटल M की जगह बेटा हमने लिख लिया m1 + m2 और साथ आ गया vf। अब ये जो m1 + m2 है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो vf आ जाएगा हमारे पास m1 v1 + m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। सिर्फ वैल्यूज़ बेटा पुट करनी है। vf इज इक्वल टू m1 था 4 × 10⁴, v1 की जगह 3 आ गया, प्लस m2 की जगह आ गया 2 × 10⁴, v2 बेटा 0 था, डिवाइडेड बाय m1 की जगह आ गया 4 × 10⁴, प्लस m2 की जगह आ गया 2 × 10⁴। अब भाई ये 4 × 3 12 होता है, तो 12 × 10⁴ आ गया, और ये 0 इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया सारा। नीचे बेटा अगर आप देखें तो 10⁴ कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा 4 + 2 × 10⁴, ठीक है। अच्छा 4 + 2 6 होता है, तो मैंने नीचे लिख लिया 6 × 10⁴, 10⁴ से कट गया, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। तो फाइनल वेलोसिटी जो उनकी कंबाइंड वेलोसिटी होगी, जिसे हमने vc लिखा था या vf मैंने यहाँ लिख लिया, तो आप ये लिख लीजिएगा vc = vf, एक ही बात है, ठीक है। वो कितनी होगी 2 मीटर/सेकंड, ठीक है। vc लिख सकते हैं आप इस सारे की जगह, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर बेटा लास्ट न्यूमेरिकल है जी आपका 2.12 इस चैप्टर का, अ कार विद मैस 575 kg मूविंग एट 15 मीटर/सेकंड। एक कार है जिसका मैस है 575 kg, ठीक है। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, 15 मीटर/सेकंड से। स्मैशेस इनटू द रेयर एंड ऑफ अ कार विद मैस 1575 kg, एक दूसरी कार से टकराती है जिसका मैस कितना है 1575 kg मूविंग एट 5 मीटर/सेकंड, और उसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर/सेकंड इन द सेम डायरेक्शन। तो पहली कार का मैस m1 से लिख लेते हैं जी 575 kg, और उसकी वेलोसिटी v1 से लिख लेते हैं 15 मीटर/सेकंड। दूसरी का बेटे हम लिख लेते हैं मैस m2 से 1575 kg, और उसकी वेलोसिटी लिख लेते हैं v2 से 5 मीटर/सेकंड। अब इसके भी दो पार्ट हैं। पहला है जी व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी इफ़ दे व्रिक्ड कार लॉक टुगेदर, भाई यानी कि स्टिक टुगेदर, इन इलास्टिक का केस आ गया, ठीक है, कि कॉमन वेलोसिटी निकालनी है। तो एक तो आपने vc कॉमन वेलोसिटी निकालनी है। दूसरा केस है हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द कोलिजन। तो इन इलास्टिक का केस है, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होगी, लाजमी होगी, तो आपने जो लॉस आया काइनेटिक एनर्जी में वो निकालना है। और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा था, वो बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। लॉस तभी आता है ना कि जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल का फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। सिंपल है, कंबाइंड वेलोसिटी निकालने के लिए बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वही कि मोमेंटम जो होगा जी m1 v1, ठीक है। कैसे भाई, ये जो फर्स्ट कार थी उसका मैस मल्टीप्लाई बाय उसकी वेलोसिटी m1 v1 + m2 v2, वही लिखा है m1 v1 + m2 v2 इज इक्वल टू स्टिक टुगेदर हो गई, तो कंबाइंड मैस आएगा कैपिटल M और कॉमन वेलोसिटी vc। सही है, vc की जगह vf लिख लें, vc लिख लें, कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा m1 v1 + m2 v2, अब कैपिटल M क्या था जी m1 + m2, तो लिख लेंगे जी m1 + m2, और vc की जगह फिर मैंने vf लिख लिया, या vc ही रहने दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है। vc और vf एक ही चीज़ है, कॉमन वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी आप कह सकते हैं आफ्टर कोलिजन। अच्छा तो vc हमारे पास आ जाएगा m1 v1 + m2 v2, और ये m1 + m2 इधर डिवाइड हो जाएंगे, तो m1 + m2 वैल्यूज़ पुट करें जी। m1 था जी 575, v1 था 15, प्लस m2 था 1575, v2 था 5, डिवाइडेड बाय m1 + m2 575 + 1575। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 8625 + 7875, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और नीचे वाले सम करेंगे तो बनेगा 2150,
ऊपर वाले सम करेंगे तो आ जाएगा 16500 डिवाइडेड बाय 2150। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 7.67 मीटर पर सेकंड। तो कॉमन वेलोसिटी उनकी होगी 7.67 मीटर पर सेकंड। अब बेटा हमने लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है, वो भी आसान है। कैसे आएगा भाई? द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज, काइनेटिक एनर्जी लॉस क्या होता है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस जो है वो आ जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब बिफोर क्लियन तो दोनों अलग अलग कार थी, तो पहले की काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब स्टिक टुगेदर हो गई 1/2 कंबाइंड मास और vc कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। बस इसी में वैल्यू पुट करनी है। 1/2 m1 की वैल्यू 575, v1 की जगह 15 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 की जगह आ जाएगा 1575, v2 की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर, माइनस आ जाएगा जी माइनस ब्रैकेट 1/2 कंबाइंड मैथ्स था तो m1 प्लस m2 575 प्लस 1575 इंटू कॉमन वेलोसिटी 7.67 का स्क्वायर। तो इसको बेटा जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 64687.5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 19687.5। और जब इस सारे को सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, और इस सारे को सॉल्व करके बनेगा 63244। इन दोनों को बेटा ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 84375 माइनस 63244 विच इज़ इक्वल टू 21131 जाउल, ठीक है। अब इसका इशारिया इधर है, अगर मैं इसे साइंटिफिक फॉर्म में लिख लूँ, ठीक है जी, तो इस इशारे को उठाकर यहाँ लाएंगे 2 के बाद, एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो ये पढ़ा जाएगा 2.1131 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितने डिजिट मूव हुए? 1 2 3 4, राइट हुआ तो पॉजिटिव होगी, तो 10 टू पावर 4 जाउल। तो आप इसे लिख सकते हैं 2.1131 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 4 जाउल। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों का भी भला हो सके। आप लोगों की चैनल जो है मेरा वो आप लोगों के सेल फ़ोन पर फौरी डिस्प्ले हो जब भी कोई मैं न्यू लेक्चर अपलोड करूं, और अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ, न्यू जर्नी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।